हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जल्द ही आपके लिए लेके आ रहे हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड में 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक का, उनके क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें जरूर ज्वाइन कर लें। कारण यह है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको वहां पे नोट्स और पीडीएफ मिलेगी। साथ ही यूट्यूब के पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब आपको 3 ही नोटिफिकेशन भेजेगा। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यूट्यूब आपको 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन भेजेगा 24 घंटे में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ी आपकी ज्यादा वीडियोस अपलोड होने के चांसेस है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन कराने हैं, ऑब्जेक्टिव कराने हैं, 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव, बहुत सारे चीजों को कराना है। इसलिए 5-6 वीडियो भी जा सकती है। छोटा छोटा वीडियो होगा, हाफ आवर 15 मिनट का। तो यूट्यूब आपको 3 नोटिफिकेशन से ज्यादा नहीं सेंड कर पाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, हम टेलीग्राम में और नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मैसेज डाल देंगे कि वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन को। इसमें हम टोटल 47 क्वेश्चन के आसपास लेके आए हूं, जिसमें हम इस वीडियो में थोड़ा करेंगे और अगले पार्ट में इसका बाकी प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें, किसी परिपथ में धारा की गणना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि टोटल एक बार में पढ़ते हैं। पहले क्या कहा कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बताया था कि यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में या प्रति सेकंड में 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर होता है 1C/1S। आप चाहे तो इसको C/S भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड। अब यहां से बोला गया है कि प्यारे बच्चों, किसी परिपथ में धारा की गणना कीजिए। तो बताइए कितना धारा होगा यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो डियर स्टूडेंट, धारा का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T होता है, जहां Q को कहते हैं हम लोग आवेश, और आवेश यहाँ पर कितना दे रखा है तो 500 दे रखा है। और T जो होता है टाइम होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा, आप जिंदगी में कभी भी फिजिक्स पढ़िएगा, कभी भी साइंस पढ़िएगा, तो टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाता है। किसमें? सेकंड में लिया जाता है। तो यहाँ पे 10 मिनट दिया गया डियर स्टूडेंट्स, और आप जान रहे हैं कि प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए यहाँ पे कितने सेकंड हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो धारा का फॉर्मूला तो I बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? Q/T। I बराबर हो गया Q/T, और Q का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 500 कूलम, और टाइम दे रखा है 10 मिनट। मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया 600, तो 10/600 हो गया। कितना हो गया? सॉरी, 500/600। 1010 खत्म। कितना हो गया? 5/6। 5/6 हो गया। आप इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.83। कितना हो गया? 0.83, और इसमें क्या लगा देंगे आप? कूलम, ठीक है। 0.83 एम्पियर, सॉरी कूलम बोलते हैं क्योंकि आपको धारा निकालना। 0.83 एम्पियर। ओके, देख लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, निम्नांकित को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि कोई भी तार है, उसका जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कहने का मतलब, मान लीजिए एक वायर है और यहाँ पे कुछ इस तरह से गोल रहता है वायर का, आप जान भी रहे हैं। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इनका जो क्षेत्रफल है, उससे किस प्रकार प्रभावित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कोई भी तार हो, ठीक है, क्षेत्रफल अगर उनका बढ़ाते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल तभी बढ़ेगा जब इनकी मोटाई को बढ़ाएंगे। क्षेत्रफल को जब बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल को घटाने पर तार का प्रतिरोध अधिक होगा। आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि प्यारे बच्चों, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अब क्यों होता है भाई? मैं एक चीज सिंपल उदाहरण आपको दे दूं। आप गए हो बाबा मंदिर देवघर पूजा करने, ठीक है, और आप गए हो मेला घूमने,
या फिर कई बड़ी मंदिर जहाँ पे गेट बहुत बड़ा है, तो सोच सकते हैं डियर स्टूडेंट जहाँ गेट थोड़ा पतला है, मान लीजिए बाबा मंदिर गए हो, आप देखे होंगे कितनी सकरी गली रहती है, तो उसमें जब आप पूजा करने जाओगे तो कई ज्यादा भीड़ होंगे, और भीड़ होंगे तो क्या होंगे, टक्कर होंगे। टक्कर को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पतली गली होगी उसमें टक्कर होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन अगर यही गली इतनी बड़ी रहे, यहाँ पे 100 लोग आए थे इस पतली गली में और इसमें 100 लोग आए, तो पता ही नहीं चलेगा कि 100 लोग कहाँ पे भटक गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि अगर तार मोटा हो तो प्रतिरोध कम होगा, तार अगर पतला हो तो प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये प्रतिरोध होता है वो 1/A होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के बढ़ाने पर, आपको सिर्फ लिखना है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध घटता है, तथा परिच्छेद या फिर क्षेत्रफल को घटाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बोला है कि क्षेत्रफल के बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध घटता है तथा क्षेत्रफल को घटाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। फलतः या अतः मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। कितना इजी प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ सुन के नाम से डर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। हमने बताया कि भाई मोटाई पे निर्भर करता है, अभी बताया मोटाई पे तो निर्भर करेगा, मोटाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पे निर्भर करेगा। मान लिया जाए कोई भी तार है डियर स्टूडेंट्स, इतना मोटा है, ठीक है, और कोई तार इतना लंबा है लेकिन पतला इतना है, तो प्रतिरोध किस में होगा, पतले तार में। प्रतिरोध इसमें किस में होगा, ज्यादा इसमें, लेकिन इसमें प्रतिरोध कम होगा। तो चालक किस पे डिपेंड करता है, चालक का प्रतिरोध। तो याद रखिएगा चालक की प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चालक की लंबाई, चालक कोई ड्राइवर नहीं है डियर स्टूडेंट, चालक हम फिजिक्स में जो होती है, भौतिक विज्ञान में चालक हम तार को बोलते हैं, ठीक है। तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब मोटाई जो होती है, यहाँ पे देखिए मोटा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, और अधिक होने पर प्रतिरोध कम होगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तार की लंबाई पर, और पदार्थ की प्रकृति पर। कहने का मतलब है पदार्थ की प्रकृति क्या मतलब है सर। देखिए आप लोहा का तार ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, क्योंकि आप करें तो किसी में भी पास उस सब चीज में कर सकते हैं, धातु में। अब ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स, उसमें तो तार जो है लोहे में जो प्रतिरोध, लोहे में जो करंट होगी कम पास करेगी, लेकिन अगर आप कॉपर ले लेते हैं तो करंट ज्यादा पास करेगी, तो जो करंट जिसमें स्पीड पास करेगी उसमें प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। तो प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, प्रकृति कहने का मतलब है नेचर पे, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। टोस्टर जो होते हैं डियर स्टूडेंट घरों में आप यूज करते हैं, स्त्रियों का भी यूज करते हैं। स्त्री कहने का मतलब है जो आयरन होता है उनका आप यूज करते हैं, तो उनको शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। देखिए मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। सर यहाँ पे ऐसा क्यों सर, आपने बताया कि प्रतिरोधकता कम होगी तो अच्छा होगा। देखिए कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट प्रतिरोधकता कहीं ना कहीं तार में गर्म हीट को पैदा करती है। हीट जरूरत कहाँ होती है, तो स्त्रियों में होती है, टोस्टर में हीट की जरूरत होती है, क्योंकि एक जगह पे उसमें हीट चाहिए तब ना जाके कपड़ा को आयरन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। तो मैं सिंपल आपको बताता हूं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, और इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा तापमान पर भी नहीं गलता है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग स्त्री टोस्टर आदि विद्युत तापन युक्तियों में होता है। आपको ये लाइन थोड़ी दिक्कत लगी होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा इनका गलनांक उच्च होता है, इसलिए अधिक ताप पर भी ये नहीं गलते हैं, अतः उच्च ताप पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस कारण इसका उपयोग स्त्री टोस्टर आदि विद्युत तापन युक्तियों में होता है। आप ये लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। पर्यावरण हितैषी मतलब पर्यावरण के पक्ष में, पर्यावरण के बचाव के पक्ष में
3 उदाहरण लिखिए, 3 अभ्यास लिखिए। तो देखिए, प्लास्टिक के स्थान पर जूट बैग का उपयोग करना, कपड़े के थैले का उपयोग करना, कागज के थैले का उपयोग करना, तो ये सब चीजें के लिए आप कर सकते हैं। आप कभी गए होंगे सिटी स्टाइल और वी मार्ट में या फिर V2 में, तो आपको देखे होंगे कि सिटी स्टाइल में आपको पॉलीथीन की बैग दी जाती है, लेकिन अगर आप V2 में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कागज़ की बैग दी जाती है, कागज़ की थैले दी जाती है, तो वो पर्यावरण की हितैषी होती है। तो प्लास्टिक के स्थान पर जूट का बैग का उपयोग करना पर्यावरण का हितैषी है। प्रदूषण का नियंत्रण करना, प्रदूषण का नियंत्रण करने का मतलब है कि घरों में जो खाना बनाना है वो LPG का यूज़ करें। आप कहीं छोटे दूरियों के लिए जाते हैं तो उसमें आप साइकिल का प्रयोग करें, तो पर्यावरण का नियंत्रण करना, पेड़ को लगाना, ये सब पर्यावरण हितैषी है। रासायनिक उपयोग का कम प्रयोग करना, बाकी आप तेज हैं ही डियर स्टूडेंट, पेड़ लगाएंगे और शौचालय बनवाना, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं पर्यावरण के हितैषी में आते हैं, आप आराम से लिख भी सकते हो। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान हो परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, 2 या 2 से जीवधारी के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान है परंतु कार्य के आधार पर भिन्न है। जैसे मनुष्य के हाथ और पक्षी के डेने दिखने में तो समान है भाई, लेकिन उसका कार्य क्या अलग है। मनुष्य के हाथ काम करने के लिए बनाए गए हैं और पक्षी के डेने उड़ान भरने के लिए बनाए गए हैं। तो समजात अंग से ही क्लियर होता है, जात समान दिखनी, मतलब जात समान होनी चाहिए, उत्पत्ति जो है उनकी समान होनी चाहिए, लेकिन कार्य उनका भिन्न होगा। अगला है डियर स्टूडेंट, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो अपमार्जकों की क्या भूमिका है, अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा, सभी जैव भूरासायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। अब बोलेंगे सर अपमार्जक किसे कहते हैं भाई, तो अपमार्जक अब सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों को जो मतलब कि कोई जो कचरा पदार्थ होता है उनको ले जाता है या फिर उनको ये करके अपशिष्ट करके साइड कर देता है, तो उसको अपमार्जक आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाएगा। तो अपमार्जक का काम है कि अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना, अपमार्जक का काम है अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना। तो आप सिंपल भाषा में लिखेंगे कि अपमार्जक पर्यावरण के दोस्त हैं, मित्र हैं। अपमार्जक नहीं होने के कारण पृथ्वी के सतह पर अपशिष्ट पदार्थों के कचरे का ढेर लग जाएगा, जिनसे जैव भू रासायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण प्रदूषित होने लगेगा। पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा और कई प्रकार के विकारें उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि यही लिखना है। आपके मन में देखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये नहीं कि किताबी भाषा ही को लिखना है, आपको लिखना है कि अपमार्जक पर्यावरण के दोस्त हैं, मित्र हैं। अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट या फिर कचरे पदार्थों के ढेर लग जाएंगे, जिससे वातावरण दूषित हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, जैव भू रासायन चक्र बाधित होने लगेंगे और कई तरह के पृथ्वी में विकारें उत्पन्न होने लगेगी और बीमारियां फैलने लगेगी। तो ये सब लिख सकते हैं, इसलिए पर्यावरण में पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका है। अगला प्रश्न देखिए, ओम का नियम बताएं और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो ओम का नियम क्या है, उसके बाद पूछा प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो ओम का नियम कहता है डियर स्टूडेंट्स की जो विभवांतर होती है वो धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर आप विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर को बढ़ाएंगे विद्युत धारा बढ़ेगा, विभवांतर को घटाएंगे विद्युत धारा घटेगा, विद्युत धारा को घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। तो यहीं पर बताया कि नियत ताप पर, लेकिन ये सब जो चीज हो गई वो कांस्टेंट हो गए। टेम्परेचर होनी चाहिए तो समान टेम्परेचर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 30 डिग्री में एक एक्सपेरिमेंट किए और एक -30 डिग्री में किए, ऐसा नहीं। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। क्या लिखना है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर
उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो आपको इतना याद रखना है कि ये भी है भाई, ये भी का मतलब विभवांतर होता है, इसका मतलब समानुपाती होता है, और आई का मतलब क्या होता है, धारा होता है। तो आपका लिखना है कि किसी नियत ताप पर किसी तार में या किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी तार में या किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली नियत ताप पर धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। बस आपको तीन चीज याद रखनी है कि भी समानुपात आई होता है। आप सिंपल लिख सकते हैं कि नियत ताप पर किसी विद्युत चालक या किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, और भी बराबर क्या होता है, विभवांतर लिख दीजिएगा, आई बराबर धारा लिख दीजिएगा, जहां आर नियतांक है। देखिए भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती आई है। और आप भविष्य में एक चीज याद जरूर रखिएगा लाइफ में कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन मतलब कि समानुपाती का जो साइन है, उसको हटाने पर 100% कोई ना कोई नियतांक आता है जिसे आप कांस्टेंट बोलते हैं। तो नियतांक आता है यार, यहाँ जो नियतांक आता है वो आर आता है। ठीक है, हर एक में आर नहीं आता है, लेकिन ओम के नियम में जो नियतांक आता है आर आता है। तो भी बराबर क्या हो गया, आई आर, भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे पूछा क्या, आर पूछा क्या है, आर, आर बराबर हो गया प्यारे बच्चों भी बाय आई। ठीक है, अगला प्रश्न है उसी में कि प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है और इसका एसआई मात्रक ओम है। हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, बाधित खड़ा करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इनका एसआई मात्रक ओम है। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को नहीं देके सिर्फ बोलेगा कि ओम का नियम बताएं भाई, 2 मार्क्स में आराम से दे सकता है। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, ये भी दे सकता है। प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ये भी 2 मार्क्स में दे सकते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। कैसे, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो कई चीजें आपको सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच या कोई 2 गुण लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, वे पथ हैं जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है। वे बंद वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वे रेखाएं होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो किसी बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, इनके गुण कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये बंद वक्र होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, बंद वक्र होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ये नहीं लिखिए तो अच्छा होगा, गुण बता देते हैं कि ये बंद वक्र होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, याद रखिएगा। 2 गुण पूछा, हमने 2 गुण उसमें बताया। अगला है संक्षारण किसे कहते हैं, इसमें सुरक्षा के उपाय बताएं। डियर स्टूडेंट, संक्षारण क्या है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु या लोहे के रॉड पे, लोहे के वस्तुओं पर पतले रंग हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो नष्ट हो जाती है, जिसे आप संक्षारण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन कर नष्ट हो जाता है, होना संक्षारण कहलाता है। या फिर आप डायरेक्ट लिखिए कि वायु तथा नमी के संपर्क में आने से धातु या लोहे के रॉड पर एक पतली हरे रंग की परत हो जाती है, जिससे वो धीरे धीरे क्या होती है, संक्षारित होने, नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने का उपाय असद लेपन। असद लेपन मतलब जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं तो उसे असद लेपन कहते हैं। या फिर पेंट करके, धातु के ऊपर पेंट करके भी आप कर सकते हैं। घरों में देखते होंगे कि आपके घर अगर लोहे के गेट्स लगाए जाते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि 1 साल 2 साल में पेंट उस पर किया जाता है ताकि वो संक्षारित ना हो। देहाती भाषा में आप उसको नहीं बोलते हैं कि जंग लग गया, उसी को संक्षारक बोलते हैं। संक्षारण होना है, जंग लगना को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप इसमें लिखिएगा सिंपल भाषा में कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं एकल बंध द्वारा बनी रहती है। ठीक है, यह बहुत कम अभिक्रियाशील होती है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम अभिक्रियाशील होती है और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, CnH2n+2, मतलब कि सटा दो। क्या होता है, ये एल्केन एक तरह का होता है, ठीक है, CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन है जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप इसमें सिंपल लिखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिख दीजिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध होता है, आप उतना नहीं लिख पाइएगा तो लिख दीजिए जिसमें एकल बंध होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है, ठीक है, द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है, ये लिख दीजिएगा। ये अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट एल्कीन, CnH2n। आप जानते हैं कि CnH2n में डबल बॉन्ड होता है, CnH2n-2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वही यहाँ पे लिखाया गया है। तो इसमें द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एकल बंध होता है। याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, तीन चीज़ें तो याद रखनी यार, आपको सिंपली एक चीज़ याद रखना है पहले कि CnH2n+2 होता है, यानी कि सटा दो वाला फॉर्मूला होता है। और सटा दो वाला फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और क्या होता है, अभिक्रियाशील कम होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और क्या होता है, इनका फॉर्मूला ये होता है। इतना सा आपको याद रखना है। इसमें क्या लिखना है कि इसमें तो दो चीज़ें आती है, एक तो CnH2n और एक CnH2n-2। इसमें क्या होती है, दो बंध होती है, त्रिबंध होती है, अभिक्रियाशील ज़्यादा होती है, और इसका फॉर्मूला लास्ट में लिख देना, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 और इसमें 2 3 4। आप इसमें भूल जाएंगे, इसलिए n बराबर लिखना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसे एल्केन कहते हैं, हमने बताया कि इसे एल्केन कहते हैं। इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। हमने बताया डियर स्टूडेंट्स कि एल्कीन एल्काइन होती है, एल्कीन को कहते हैं आप CnH2n और एल्काइन को हम आप कहते हैं क्या, CnH2n-2। इसके लिए हमने एक ज़बरदस्त ट्रिक भी बताई थी। एल्कीन और एल्काइन के लिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एल्केन के लिए लिखते हैं CnH2n, हर एक के लिए आप याद रखिएगा, पहले तो CnH2n होगा ही, CnH2n, इसमें भी CnH2n, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एल्कीन का सूत्र बताओ, एल्काइन का सूत्र बताओ और एल्केन का सूत्र बताओ। तो आपको ऐसे याद रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, कैन किन काइन, कैन किन काइन। कैन के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, सटा दो। क्या होती है, सटा दो, मतलब दो जोड़ दो। सटा दो कहने का मतलब जोड़ दो, सटा दो फिर हटा दो, मतलब कुछ रहने ही नहीं दो, उसके बाद घटा दो, लास्ट में -2 लगा दो। तो आप समझ सकते हैं। अगला है जैव आवर्धन क्या है। तो जैव आवर्धन क्या है कि विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक रसायनों का छिड़काव। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने घरों में देखते होंगे, गांवों में किसानों को देखते होंगे कि वो अपने खेतों में स्प्रे करता है, धानों के खेतों में, फसलों में स्प्रे करता है दवाइयों का। तो उसमें कहीं ना कहीं कीटनाशक का प्रयोग करता है, पीड़कनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, जो सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाता है, और शरीर में आने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया कि विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होना या प्रवेश करना की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, जैसे कीटनाशक और पीड़कनाशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाहों का एक चित्र लिखिए या चित्र बनाएं। यहाँ पे आप ऐसे लिखा गया है, आप चाहे तो ऐसे ये डिजाइन के लिए लिखा गया, और कहीं ना कहीं डिजाइन के साथ साथ पेज भरने के लिए भी लिखा गया। आप ऐसे लिखिए, सबसे ऊपर में रखिए, नीचे में रखिए सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। देखिए, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य के प्रकाश से उत्पादन होता है, उत्पादन को शाकाहारी उत्पादन खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, और शीर्ष मांसाहारी होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। अरे भाई, इतना चीज़ तो आप याद रख ही लोगे। सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, दो चीज़ याद रखिए, उसके बाद शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी के ऊपर में शीर्ष मांसाहारी। नीचे से फिगर बना देना, क्योंकि ये पेज भरने में काम आएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। देखिए, कहा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, यह एक वर्ष में कई बार लगाया जा सकता था। ठीक है, इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान हैं, इनमें परागण को आसानी से
किया जा सकता था। मटर के पौधे को आसानी से बड़े हो जाते थे और इनके अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। तो कितना आसान भाषा लिखा है कि मोटर का ही क्यों प्रयोग किया, मोटर के पौधे का। तो डियर स्टूडेंट्स लिखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मोटर के पौधे का ही प्रयोग किया क्योंकि मोटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सिंपल सी बात है। यह एक वर्ष में कई बार लगाया जा सकता है। इनके पुष्प आकार में बड़े भी होते हैं, आप देखे होंगे मटर के पौधे को, और अधिक परागण क्षमतावान होते हैं क्योंकि इसमें परागण क्षमतावान अधिक होंगे क्योंकि फूल इसके बड़े होते हैं। इसमें परागण को आसानी से किया जा सकता था, इसलिए मोटर के पौधे का प्रयोग किया। सिंपल भाषा है। अगला है 8वां नंबर। नीचे दिखाए गए दो तारों P और Q में किसका प्रतिरोध अधिक होगा और क्यों? भाई हमने तो आपको बता ही रखा कि भाई प्रतिरोध उसी का अधिक होगा जिसका क्या होगा, मोटाई कम होगा। प्रतिरोध उसी का अधिक होगा जिसका मोटाई कम होगा। बच्चों यहाँ पे लिखा हो, साफ साफ दिख रहा है कि ये तार है P और ये तार है Q, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो आपसे बोलेंगे सर इसमें तो बच्चा भी बोलेगा कि Q तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों भाई? तो इसका मोटाई क्या है, कम है। क्या है, कम है। अब बात आती है क्यों होता है। तो देखिए, अगर आपको ये याद रहे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा, आपको हमने बताया कि जो प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एरिया के मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है। आर जो होता है 1/a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने ये लिखा, तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए, आर के जगह पे आर लिखे, इसमें लिखे P का प्रतिरोध, इसमें लिखे Q का प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, एरिया ऑफ Q का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ P का क्षेत्रफल। इतना आप भूल जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सिंपल लिखना है। क्यों पूछा है तो क्यों ना भाषा में बता दें उनको कि तार Q का प्रतिरोध अधिक है क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा क्योंकि लंबाई समान है। अब इसमें हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी तार का प्रतिरोध उनके मोटाई, उनके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जिस तार का क्षेत्रफल अधिक होता है उनमें प्रतिरोध कम होता है, जिस तार का क्षेत्रफल कम होता है उसमें प्रतिरोध अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q का प्रतिरोध अधिक है क्योंकि Q का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा है और जितना छोटा क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई, उसकी प्रतिरोध उतनी अधिक होती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक को लिखें। जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला है। आप इसे क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे क्या है टेस्ला के बारे में। अब पूछा गया है कि जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित हो जाती है, क्यों? डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में लिखने के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं कि क्वेश्चन को आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसने आंसर लिख दिया क्योंकि धारा के चारों ओर फलना तसका होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। मैं ऐसा लिखूंगा कि जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय सुई को प्रभावित करती है। सिंपल सा आंसर है, लेकिन हमने उसको बड़ा किया, क्वेश्चन को कुछ उठाया पार्ट को और उसको बड़ा किया। क्यों होता है भाई? तो क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय सुई को प्रभावित करती है। अगला है डियर स्टूडेंट, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसमें हम साफ साफ लिखेंगे, प्लेटिनम सोना चांदी एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि पहला नंबर, प्लेटिनम सोना एवं चांदी कम अभिक्रियाशील धातु हैं, ये जल्दी से संक्षारित नहीं होते हैं, इनकी चमक तेज होती है। ठीक है, 3 उदाहरण लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कैसे लिखना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है तथा ये संक्षारित नहीं होते हैं, इनकी चमक तेज होती है। हो गया 3 उदाहरण और आपको 3 मार्क्स 100% यहाँ से मिलेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, कम अभिक्रियाशील, अधिक चमक और संक्षारित नहीं होती है। अगला है सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताए। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा इतना कठोर होता है कि उस पर आप क्या बोले कि एक पत्थर जोर से भी मार दीजिएगा तो भी वो नहीं टूटेगा। पत्थर तो क्या आप हथौड़े से भी मारिएगा तो नहीं टूटेगा, इतना कठोर होता है।
डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन नीचे बचे हुए हैं उन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन हो वहाँ से आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इसका PDF भी, दोनों वीडियोस अपलोड होने के बाद आपको PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।